सुप्रभात छात्रों। आज की हमारी इस कक्षा में हम अपने आगे का पाठ शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगी कि अभी तक हमारे 6 पाठ पूरे हो चुके हैं और इन 6 पाठ के प्रश्न उत्तर आप लोगों ने निश्चित किए होंगे। इसी के साथ मैंने आपको 6 पाठ के भाषा ज्ञान अभ्यास दिया था, उसको ज़रूर आपने अपनी अभ्यास के हेतु किए होंगे और हो सकता है किसी उत्तर में आपको कोई संशय हो, इसलिए मैं उन्हीं 6 पाठ के भाषा ज्ञान के सारे उत्तर प्रश्न संख्या के साथ आपको नोट्स के साथ भेज रही हूँ। इसी के साथ आइए हम अपना आगे का पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ का शीर्षक है बहादुर बालक। ये पाठ हमें साहस, वीरता, धैर्य, बुराइयों का सामना करना और साथ में पर्यावरण को बचाना, इसकी शिक्षा देता है। इस पाठ का उद्देश्य पहले के समय में जो स्थिति थी उसको आप लोगों के सामने रखना है। इस कहानी का सार संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उड़ीसा और बिहार के जो जनजातियाँ जो 50-60 पहले जंगलों के बीच नदियों के किनारे रहा करती थी, उस समय की है। और उसी समय एक गांव था रतनपुर, जो कि जिसके आसपास बहुत सारे महुए के पेड़ थे। महुए का पेड़ ऐसा होता है जो कि उस पर फूल खिलते हैं और उससे शराब बनाई जाती है। पहले के समय में ये भी एक बिजनेस उद्योग था, तो उस वक्त के लोग उन फूलों को इकट्ठा कर लेते थे। महुए के फूल फागुन महीने से चैत्र मास तक खूब फूलते थे और उनमें इतना रस भरा रहता है कि वो रात को ही पेड़ों से नीचे टपक जाते थे। और सुबह सुबह आदिवासी उनको इकट्ठा करके सुखाते थे और उससे शराब बनाकर बेचा करते थे। वहाँ के आदिवासी लोग आपस में पेड़ों को बांट लेते थे और उन्हीं पेड़ों को अपने अपने हिस्से के पेड़ों से शराब पेड़ों के फूलों को इकट्ठा करते थे। वो किसी और के पेड़ों के फूल नहीं लेते थे। लेकिन उस गांव के पड़ोस में एक गांव और था, जहाँ पर एक टॉप्सो नाम का आदमी था, जो अक्सर रात के समय रतनपुर आकर सारे पेड़ के फूलों को लेकर चला जाता था। तब रतनपुर में ही जो याकूब था, मुखिया उस गांव का, उसने एक बार चोर से बचाने के लिए बीच महुओं के पेड़ के बीच में एक मचान बना दिया और उस पर रात को अपने ही बेटे को पहरेदारी के लिए रख दिया। और नीचे वो ठंड न लगे बच्चे को, इसलिए नीचे उसने अलाव लगा दिया। रात भर बच्चे ने पहरेदारी की और सुबह जब उसने देखा कि उसका अलाव बुझ रहा है, रात को जो आग लगाई थी वो बुझ रही है, तो उसने तुरंत नीचे उतरा और नीचे उतर को आग को थोड़ा बहुत उसने जलाया ही था कि उसने पास में देखा कि एक भालू जो है वो उसके सामने आके खड़ा हो गया है। अब कोई सामान्य बच्चा होता तो, या हम कोई भी हो तो डर सकते हैं, लेकिन उस समय उस बच्चे ने बड़ी वीरता के साथ और धैर्य के साथ काम लिया। उसने बड़े साहस के साथ जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी उठाई और उससे भालू को मारना शुरू किया, जिससे भालू के बालों में आग लग गई थी। इससे भालू भाग गया और उसने चारों तरफ शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उसकी इस वीरता की खबर जब जिलाधीश महोदय तक पहुंची तो उन्होंने उसे सम्मानित भी किया। तो इस कहानी से हमको शिक्षा तो यही मिलती है कि हर परिस्थिति का सामना हमें वीरता से करना चाहिए और वीरता के साथ हमें धैर्य का भी काम लेना चाहिए। तो आइए हम अपनी इस कहानी को पढ़ लेते हैं। उड़ीसा राज्य में एक जगह है राउरकेला। वहाँ इस्पात का विश्वविख्यात कारखाना है। इस्पात यानी लोह, स्टील, जिससे लोहा साफ करके हम जो स्टील आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, उस स्टील को हम इस्पात कहते हैं। विश्वविख्यात यानी कि जो संसार में प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा के पास राउरकेला में विश्वविख्यात यानी जो संसार में प्रसिद्ध है, ऐसे इस्पात का कारखाना था। राउरकेला की उद्योग नगरी अब बहुत आबाद है। लाखों लोग वहाँ रहते हैं और इस्पात के उत्पादन में सहयोग देते हैं। किंतु आज से 50 साल पहले वहाँ केवल जंगल थे। जंगल के बीच में देव और कोयल नाम की नदियाँ बहती थी। नदियाँ तो वह आज भी बह रही है, किंतु अब जंगल नहीं है। बात तब की है जब वहाँ जंगल थे। जंगलों के बीच में छोटे छोटे गांव होते हैं। कोई न
कोई कोई गांव तो इतने छोटे थे कि उनमें केवल 3 या 4 ही घर होते थे। इन घरों में जनजातियों के लोग रहते थे। जनजाति जिन्हें हम आज आदिवासियों के नाम से जानते हैं। आदिवासियों की एक जनजाति का नाम था उरांव। जिसे हमारे आपस में आप लोगों को पता है, कास्ट सिस्टम हमारे चलता है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है। तो इसी तरीके आदिवासियों में भी, जनजातियों में भी अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग होते हैं। तो एक जाति का नाम क्या है? उरांव। उरांव लोग उड़ीसा और बिहार में रहते हैं। वे जिस इलाके में रहते हैं, ठीक है, इलाका मतलब क्षेत्र, ठीक है, तो वे जिस इलाके में रहते थे उसे छोटा नागपुर कहते हैं। राउरकेला के जंगल में एक गांव था, रतनपुर। वहाँ 20 उरांव परिवार रहते थे। जंगल में महुए के पेड़ भरे पड़े थे। महुए के वृक्षों में फागुन मास से फूल आने लगते हैं। इन फूलों में एक अलग ही तरह की खुशबू होती है। देखने में ये फूल अंगूरों जैसे होते हैं। पीले पीले फूलों से में रस भरा होता है। रस के भार के कारण फूल अपने डंठल पर अधिक देर नहीं रुक पाते। तनिक सी हवा चलते ही फूल टप से जमीन पर आ गिरते हैं। इतने दिन में इन फूलों पर मधुमक्खियां मंडराती है। रात में ये फूल टप टप गिरते रहते हैं। चैत्र मास में हालत यह होती है कि सवेरे 4 बजे महुए के पेड़ के नीचे फूलों की खूब मोटी पीली परत बिछ जाती है। फागुन मास और चैत्र मास का जिक्र आया है यहाँ पर। आपको अच्छे से पता है कि हमारे हिंदी महीनों के जो नाम होते हैं, उन्हीं में से दो महीनों के नाम फागुन और चैत्र कहे जाते हैं। चैत्र मास हमारे हिंदी महीने में का पहला महीना है और फागुन मास अंतिम महीना है। तो चैत्र मास में हालत ये होती है कि सवेरे 4 बजे महुए के पेड़ के नीचे फूलों की खूब मोटी पीली परत बिछ जाती है। दिन में इन फूलों को बुहार कर आदिवासी लोग ले जाते हैं और अपने घर के पास धूप में सूखने को डाल देते हैं। इन फूलों से देशी शराब बनाई जाती है। इसलिए आदिवासियों के लिए महुए के फूल मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान यानी बहुत कीमती। बुहारना यानी एक जैसे साफ सफाई करना, झाड़ू नहीं लगाकर उठा लेना किसी चीज को, उसे कहते हैं बुहारना। रतनपुर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दूधी गांव है। दूधी गांव में टोपसो नाम का एक बहेलिया रहता था। बहेलिया जो चिड़ियाओं को पकड़ता है उसे हम बहेलिया कहते हैं। उसमें एक बुरी आदत थी। वह रात के अंतिम प्रहर में उठकर जाता और रतनपुर के महुए के पेड़ के नीचे पीछे फूलों को बुहार लाता। जंगल में पेड़ सबके होते हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों को लोग आपस में बांट लेते हैं। लोगों में एक अलिखित समझौता हो जाता है। अलिखित यानी जो लिखित रूप में किसी के पास ना हो, खाली मौखिक रूप से एक कमेंटमेंट हो जाता है, एक वादा हो जाता है, उसे हम कहते हैं अलिखित। समझौता हो जाता है कि जिस दिन में जिस पेड़ के आसपास जो रहेगा वह उसका माना जाएगा, अर्थात उस पेड़ के फूल फल पर उसका अधिकार होगा। किंतु टॉप्सो ने तो गजब ढा दिया। टोप्सो ने गजब ढा दिया। गजब ढा दिया मुहावरा है जिसका अर्थ है जुल्म करना या अजीब हरकतें करना। लोग सवेरे उठकर अपने महुए के पेड़ के पास जाते तो वहाँ मैदान साफ मिलता। मैदान साफ मिलता यानी कि कुछ भी वहाँ पर कुछ भी न मिलना, कुछ भी न होना वहाँ पर, ठीक है। इस बात से सबसे ज़्यादा दुखी याकूब था। उसने महुआ चोर की बुरी हरकतों से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला। उसने अपने पास एक मचान बनाया। मचान पर रहकर पहरा देने के लिए उसने अपने बेटे को नियुक्त किया। मचान पर रहने से फायदा यह हुआ कि उस रात चोर नहीं आया। महुए के फूल बच गए, लेकिन बग्गे ने कहा कि उसे रात भर मचान पर ठंड लगती रही। यह सुनकर याकूब ने मचान के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदा। मचान आप लोग समझते होंगे कि जब खेतों में या जंगलों में ज़मीन से ऊपर बैठने और सोने जैसी कोई चीज़ बनाई जाए पेड़ों के बीच में या कुछ स्टैंड लगाकर, तो उसे हम मचान कहते हैं। तो याकूब ने मचान के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसमें ढेर सारी सूखी पत्तियां व लकड़ियां डाली। उन दिनों जंगल में जलाने के लिए लकड़ियों की कमी नहीं थी, इसलिए वह सूखी लकड़ियां जंगल से इकट्ठी कर लाया। रात में अलाव जलाया गया। उसमें मोटी मोटी डालियां भी डाल दी गई। रात भर अलाव में लकड़ियां सुलगती रही। अलाव के ऊपर बने मचान पर बग्गा लेटा रहा। सवेरे बग्गा को लगा कि अलाव बुझने लगा है, इसलिए वह मचान से नीचे उतरा। उसने अलाव की लकड़ियों को हिलाया डुलाया। उनकी राख
झाड़ी, फिर किसी 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 जगह मुंह से फूंका भी। लकड़ियां फिर जलने लगी। तभी बग्गा को किसी के आने की आहट हुई। उसे लगा आहट किसी जानवर की है। तब बग्गा ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और इधर उधर देखा। अचानक भय के मारे गिग्गी बंद गई। गिग्गी बन जाना यानी डर के मारे बोलती बंद हो जाना, मुंह से कुछ बोल नहीं पाना। उसने सुना था कि महुआ खाने के लिए भालू आते हैं। उसने यह भी सुना था कि महुआ खाकर भालू नशे में चूर हो जाता है। लेकिन उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना इस तरह से भालू से हो जाएगा। पहले तो वह डरा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। आसपास में कोई हथियार न था। उसने जलती हुई लकड़ी को लाठी की तरफ भांजना शुरू किया। लकड़ी को लाठी की तरफ भांजना यानी जब कोई व्यक्ति लाठी से किसी को जोर जोर से मारे चारों तरफ, तो उसे कहते हैं भांजना। इससे लकड़ी पर हवा लगी और वह अच्छी तरह जलने लगी। उसकी लो से भालू घबराया। बग्गा ने जलती लकड़ी आगे की ओर बढ़ाई। आग से सभी जानवर डरते हैं। डर कर भालू पीछे हटा। तब बग्गा में हिम्मत आ गई। उसने बिजली सी फुर्ती दिखाई और जलती हुई लकड़ी भालू के पेट पर दे मारी। भालू के घने बाल जलने लगे। बालों के झुलसने से भालू बेचैन हो गया। वह आक्रामक मुद्रा में आ गया और जोर से गुर्राया। बग्गा ने जलती हुई लकड़ी से उसे फिर मारा। मारने से भालू को चोट भले ही न लगी हो, लेकिन उसके बाल बुरी तरह जलने लगे। तब वह पीड़ा से भागा। बग्गा ने उसका पीछा किया। भालू भागता ही गया। तब बग्गा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज गांव तक पहुंच गई। लोग भाग कर आए। बग्गा की जान में जान आई। बग्गा ने उनको सारी घटना बताई। याकूब ने बेटे की बहादुरी की बात सुन उसको अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भर लेना यानी प्यार से गले लगा लेना, ये भी मुहावरा है। दिन में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। यह खबर पुलिस थाने तक भी पहुंची। थानेदार ने उस वीर बालक के बारे में जिला कोतवाल को बताया। जिला कोतवाल ने यह खबर जिलाधीश तक पहुंचाई, जो इन दिनों जंगल विभाग के दौरे पर थे। जिलाधीश ने उस बालक को सम्मानित किया। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्तियों के समय घबराना नहीं चाहिए और हर विकट परिस्थिति में बड़े धैर्य के साथ सूझबूझ से और वीरता से कार्य लेना चाहिए। जैसा कि कहानी की शुरुआत में बताया कि आज नदियां तो है लेकिन जंगल नहीं है। ये लाइन हमें, ये पंक्ति हमें ये शिक्षा देती है कि आज धीरे धीरे हमारे जंगल सिमटते जा रहे हैं। तो हमें इन जंगलों को, पेड़ पौधों को भी हमें बचाना चाहिए। धन्यवाद।